आज हम डिस्कस करेंगे डॉरी इम्पैक्ट्स ऑन ए पाकिस्तानी वुमन breaking free from stereotypes and biases through the platform of Pakistan Legal Awareness Trust Karachi। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सी चीज़ें आपसे ऐसे डिस्कस करें जिसमें हमारे पास आपको अवेयरनेस देने के लिए जो ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। बहुत सारा मटेरियल मौजूद है। बात करेंगे हम मैरिज, डॉरी एंड वुमेन के हवाले से। मैरिज क्योंकि एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा रिश्ता है जो जायज़ भी है और जिसके लिए हमारे मज़हब में, इस्लाम में कोई ऐसी ख़ास शराइत भी नहीं रखी गई कि ये शराइत नहीं होंगी तो शादी नहीं होगी, ठीक है? शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें राइट्स और ड्यूटीज़ दी हैं, वो मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ पूरी करें। किसी भी ऐसे रिश्ते में जो रिश्ता बिल्कुल ही अननोन हो या इल्लीगल हो या लिव इन हो, उसको ना तो हमारा माशरा एक्सेप्ट करता है और ना ही हमारा मज़हब एक्सेप्ट करता है। अभी तो बहुत से ऐसे कानून भी आ गए हैं जिनमें एलजीबीटी का अगर तस्वुर देखा जाए, तो लड़का-लड़की के साथ या लड़के के साथ या लड़की-लड़की के साथ इस तरह के रिश्ते बाँध रहे हैं, जैसे इंडिया में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है और बाकी जो हमारी कंट्रीज़ हैं, उनमें भी ये चीज़ ख़ास तौर पे फ्रांस में भी ये चीज़ पाई जा रही है। तो ये चीज़ें क्योंकि हमारे मज़हब में हराम है, हमारे मज़हब में शादी उन 2 लोगों के दरमियान होती है, जो ऑपोज़िट जेंडर हो, जो एक-दूसरे के साथ चल सकते हो, जिनका हस्ब-व-नस्ब एक-दूसरे से मेल खाता हो, ना कोई ज़्यादा हो, ना कोई कम हो। डॉरी में हमारे पास क्या आ जाता है, डॉरी में हमने अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ हक़ महर की इजाज़त दी। अल्लाह ताला ने हमें किसी भी शो ऑफ से मना फ़रमाया। लेकिन हमारी अब एक ज़रूरत बन चुकी है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, वो उतना ही शो ऑफ करेगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम खुद को खुश करने की बजाय दूसरों को खुश रखें। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? आपने दहेज़ थोड़ा दिया, लोग क्या सोचेंगे? आपने दहेज़ ज़्यादा दिया, लोग क्या सोचेंगे? आपने दहेज़ दिया या नहीं दिया, तो भी लोग क्या सोचेंगे? हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा बजट क्या है। हम लोग ये नहीं देखते कि लड़की वालों का बजट क्या है। हम लोग सिर्फ़ अपनी डिमांड्स रखते हैं और हम चाहते हैं कि जी वो पूरी हों क्योंकि हमने लोगों को दिखाना है। हमारी बहू क्या कुछ लेकर आई, ये भी हमने लोगों को दिखाना है। हमारी बेटी क्या कुछ लेकर जा रही है, ये भी हमने लोगों को दिखाना है। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं कि अल्लाह क्या चाहता है या हमारा मज़हब किस चीज़ की इजाज़त देता है, ठीक है? तो डॉरी इम्पैक्ट्स वो हैं जो ना सिर्फ़ लड़की वालों पे असरअंदाज़ होते हैं बल्कि लड़के वालों पे भी असरअंदाज़ होते हैं। लड़के वालों पे किस तरह से असरअंदाज़ होते हैं, उनके लिए डिमांड्स रखना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो लड़की वाले जो डिमांड्स आप बता रहे हैं, वो कैसे पूरी करेंगे? वो कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? लड़कों के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि वो ये देखें कि उनकी फैमिली किस तरह के रिचुअल्स बना रही है, किस तरह की कस्टम्स को फ़ॉलो कर रही है, किस तरह के रिवाज उनकी फैमिली में चल रहे हैं। एक तो है ना हमारे पाकिस्तान में बिरादरी सिस्टम। बिरादरी सिस्टम में आपने बिरादरी को भी खुश करना होता है। तो उसमें फिर आप फूफो की चीज़ें भी मँगवा रहे हैं, ताया की चीज़ें भी मँगवा रहे हैं, मामू की चीज़ें भी मँगवा रहे हैं और कुछ ऐसी रसूमात भी पैदा हो जाती हैं जिसमें आप कह देते हैं कि जी हमारे तो ख़ानदान में रिवाज है कि सोने की अंगूठियाँ भी डाली जाएँ। अगर आज हम अपने रेट्स देखें सोने के, तो वो कितने हाई चले गए हैं, राइज़ हो गए हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि एक ऐसी मिडल क्लास फैमिली आपके घर वालों को खुश करने के लिए सोने की अंगूठियाँ भी दे सकते हैं। ना सिर्फ़ सोने की अंगूठियाँ, बहुत जगह पे ये देखा गया है कि लड़के वाले डिमांड करते हैं, जी हमें गाड़ी भी चाहिए।
हमें मोटरसाइकिल भी चाहिए, हमें फ्रिज भी चाहिए, हमें एसी भी चाहिए, हमें फलानी चीज़ भी चाहिए। अब इसका असर किस पर ज़्यादा होता है? लड़की के बाप पर, लड़की के भाइयों पर, जिन्होंने उस लड़की को पैदा किया, जिन्होंने उस लड़की को पढ़ाया, लिखाया, उन माँ-बाप पर ये बोझ जाता है। माएँ हमारे माशरे में जो जिस माशरे में हम रहते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ में हम रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बेटी पैदा होने के साथ ही उसकी शादी के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें स्क्रीन पर मैरिज, डॉरी एंड वुमेन, पहले सबसे बात आती है मैरिज की, फिर डॉरी की और वुमेन की राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता। वुमेन की राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में सबसे आखिर में सोचा जाता है। इसको क्या चाहिए? 2 वक़्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो हमने एक सेटअप में क्रिएट की हैं, पहले नंबर पे मैरिज, दूसरे नंबर पे डॉरी, तीसरे नंबर पे वुमेन। क्योंकि वुमेन तो एक फालतू चीज़ है, तो उसके राइट्स और ड्यूटीज़ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए डॉरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें ये दिखने में आती हैं कि ये राइज़ क्यों होती हैं, मैरिज के बहुत से ऐसे मुश्किल फैसले होते हैं, जो माँ-बाप लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और उसमें कोशिश ये होती है कि किसी ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी कर दी जाए, जो उसे 2 वक़्त का खाना दे दे। 2 वक़्त का खाना तो वो अपने घर में भी खा रही है। मसला क्या है? मसला हमारी ज़हनियत का है। मसला हमारी सोच का है। मसला ये है कि लोग क्या कहेंगे? आपकी लड़की या आपका लड़का अगर पसंद की शादी करना चाहता है और वो आपके लेवल के नहीं है, वो आपके स्टेटस से मैच नहीं कर रहे, तो लोग क्या कहेंगे? उसमें आप जब अपनी ज़िंदगियों उनकी ज़िंदगियों के फैसले अपने हिसाब के साथ करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें एक ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, उसमें 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। लड़के की भी, लड़की की भी और उस इंसान की भी जिसके साथ वो शादी करना चाहते थे। और दूसरा ये कि जिनके साथ आप उनकी शादियाँ कर देते हैं, वहाँ पे आपकी बच्चियाँ खुश हैं या नहीं हैं, ये भी आप लोग नोटिस नहीं करते। और ज़्यादातर हमारी लड़कियाँ करती क्या हैं कि हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं। खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, घर में नहीं बताती। कोशिश ही नहीं करती कि घर तक कोई बात पहुँचे। तो लड़की की खुशी, औरत की खुशी उसी चीज़ में कहीं दब कर रह जाती है। डाउरी जो ऐसा एक हमारा सिस्टम है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी बच्ची को हर वो चीज़ देकर भेजें जिससे उसको ताना ना मिले। अब हमने यहाँ पर भी क्या सोचा, लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, उनकी बिरादरी क्या कहेगी, हमारा वहाँ पे मान रहेगा या नहीं रहेगा। हर चीज़ में हम लोग ये देखते हैं बजाए इसके कि जिन 2 लोगों ने शादी करनी है उनकी खुशी के, वो एक-दूसरे को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है खाना अच्छा होना चाहिए, सामान अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए और दूसरों को खुश करना और दिखावा करना। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो वुमेन की आ जाती है, उसको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं भी करती क्योंकि उनको वो चीज़ घर से ही नहीं मिली होती कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं फेमिनिज़्म को भी डिस्कस करूँगी कि लोग कहते हैं कि जी औरत को जो हकूक दिए जाते हैं वो उनका गलत फ़ायदा उठाती है। देखें, आपकी अपब्रिंगिंग जिस भी एनवायरनमेंट में होगी, आप उसी तरह से चलें। उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है परवरिश, आपके घर का माहौल। जब ये पॉज़िटिव होगा, तो फिर आपकी लड़की भी अच्छे अंदाज़ में दूसरे घर में जाके बसेगी और जब उसको गाइडलाइंस भी नहीं मिलेंगी पीछे से, सबसे बड़ी चीज़ है गाइडलाइन, चाहे वो दोस्त की हो, माँ की हो या बहन की हो। तो ये जब गाइडलाइंस आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, तो आप अपने घर खराब करना शुरू कर देते हैं।
तो इन गाइडलाइंस को देखते हुए आप लोग बहुत से हमारे माशरे में ऐसे केसेस होते हैं जो टीवी पे भी हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, बहुत सी वीडियोज़ वायरल हो रही होती हैं। तो कोशिश करें कि अपने रिश्ते में किसी तीसरे को ना आने दें। जैसे कि हमारे मज़हब में भी कहा जाता है कि मियाँ-बीवी के दरमियान तीसरा इंसान हमेशा शैतान होता है। अब वो शैतान किस सूरत में होता है, ये आपने डिसाइड करना है। आपको कौन गाइडलाइंस दे रहा है, किस तरह की दे रहा है, आप अपना दिमाग रखते हैं, तो उसको इस्तेमाल भी करें। अब इसमें 2 से 3 चीज़ें जो डॉरी में हमारे पास आती हैं, प्रैक्टिस में देखा जाए तो। जब हमारी एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि ये सामान हमने अपनी बच्ची के साथ भेजना है, तो हम वहाँ तक पहुँचा कर भी आते हैं, लगा कर भी आते हैं, दिखा कर भी आते हैं। पहले ज़माने में तो वो था कि जब शादी होती थी, बारात आती थी, तो पूरा सामान दिखाया जाता था। अभी भी कहीं पर कई इलाकों में इस तरह की रस्म मौजूद है कि पूरा वो सामान दिखाया जाता है, जी ये चीज़ हम बच्ची को दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अब डेवलपमेंट हो गई है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के मामलात खत्म हो गए हैं, जो एरिया वाइज़ नहीं चलते अब। जिसमें ये आप सिस्टम नहीं दिखाते अपना कि क्या चीज़ दी और क्या चीज़ नहीं दी। तो उसमें हमारे पास ये चीज़ें जो है ना काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं कि आपने क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये अब आप नहीं दिखाते। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आप जो है ना माशरे को खुश रख सकें। अब इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड नीड फॉर लेजिस्लेशन। हमारे पास कानून हर मौजूद है। आप कोई भी किताब उठाकर देख लें लॉ की, आपके पास हर तरह का कानून मौजूद है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एग्ज़ीक्यूशन कैसे करनी है, ये ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? कि जब माँ-बाप बच्चे की शादी करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जी हमारी बच्ची जाकर बसेगी और कोई मसला होगा तो हम खुद जाकर देख लेंगे। नहीं तो जो हमारे विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पे परिया वाला सिस्टम भी होता है और कुछ जो हमारे बिल्कुल ही अ, पाकिस्तान के लॉज़ में एरियाज़ नहीं आते। कुछ ऐसे कानून वहाँ पर चलते हैं जिससे आप सती की रस्म कह लें कि अगर एक का कोई इस तरह से मसला हो गया लड़की का तो उसको दूसरे के साथ भेज दिया जाता है। इस तरह की रस्में भी होती हैं और दूसरा जिसमें आपके पास इलाका गैर की अगर हम बात करें, तो लड़की को ज़िंदा भी जला दिया जाता है अगर उसका एक हस्बैंड फ़ौत हो जाता है तो। तो उसमें भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास लॉज़ मौजूद तो हैं, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हम कर पाते। एग्ज़ीक्यूट हम क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ़ इसलिए कि जो विक्टिम होता है, वही प्रेशर में आ जाता है। अब बहुत से हमारे सोशल मीडिया पर भी ऐसे केसेज़ हम देखते हैं, टीवी पर भी ऐसे केसेज़ हम देखते हैं, जिसमें सब लोग काम कर तो रहे होते हैं, लेकिन जब विक्टिम ही पीछे हट जाएगी, चाहे वो लड़की हो या लड़की के वालिद साहब हों जिन्होंने केस किया होगा या जो उस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, तो उसमें आप ये देखें कि जब वो ही पीछे हट जाएँगे, तो हम लोग लॉज़ को लेकर क्या करेंगे? हम ज़बरदस्ती तो किसी को सज़ा दिलवा नहीं सकते कि जब एक बंदा चाहता ही नहीं है कि उसके हस्बैंड को मार पड़े या उसको सज़ा दिलवाई जाए या उसका हस्बैंड 3 अल्फ़ाज़ बोल के उसको घर भेज दे। इस डर से लड़कियाँ जब आके मुकदमे की पैरवी नहीं करती, तो उसमें ना स्टेट कुछ कर सकती है, ना ही कोई माशरा कुछ कर सकता है। ठीक है? हिस्टोरिकल रूट्स हमारे पास जो डाउरी प्रैक्टिसेज़ की आती हैं, जो पहले हम देखते थे कि माएँ जो होती हैं, वो पहले से ही अपनी बच्चियों के जहेज़ बनाना शुरू कर देती हैं। वो एक-एक चीज़ इकट्ठी करती हैं, उन्हें सँभाल के रखती हैं कि ये हमारी बच्ची के साथ जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अब हम अपनी माँओं की सोच बदलने की भी कोशिश करें तो वो नहीं बदल सकती। क्योंकि वो आगे से ये कह देती हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये तो तुम्हें अगली ज़िंदगी में जाके पता चलेगा। तो जब ये हमें कुछ नहीं पता या उस बच्ची को कुछ नहीं पता, तो ये चीज़ें हम क्रिएट ही क्यों करें? डाउरी सिस्टम जिसमें 2 फैमिलीज़ आपस में बैठकर बात करती हैं कि क्या लेना-देना होगा। उसमें लड़के वाले अक्सर कुछ ऐसे होते हैं जो कह देते हैं जी हमारी कोई डिमांड नहीं है। लड़की वाले भी बहुत से ऐसे होते हैं कि जी ठीक है हम भी कोई डिमांड नहीं करते आपसे। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक भर-भर के लड़की के साथ सामान जा रहा हो। क्यों? जब कोई डिमांड ही नहीं है तो क्यों? वो इसलिए कि हमारी सोच ही ऐसी है कि ठीक है लड़के वालों ने डिमांड नहीं की तो हमने अपनी बच्ची को खाली हाथ नहीं भेजना।
नए घर में जाएगी, फलानी चीज़ भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब हम इन चीज़ों में आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास वो जो एक टिपिकल माँओं की सोच होती है ना, कि जब तुम अगले घर जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा, वो वाला हमारे साथ सीन क्रिएट होता है कि जी अगले को भी फिर नज़र आता है, हाँ, अब इसके पास इतना कुछ था, तो हम कुछ और भी डिमांड कर लेते हैं। वो डिमांड उस वक़्त नहीं होगी, वो शादी के कुछ टाइम बाद हो जाएगी। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उस वक़्त भी शर्तें रखी जाती हैं कि जी हमारे यहाँ तो ये रिवाज हो गया है कि पहला बच्चा तो माँ के घर ही होगा। अब इनमें भी हम ये देखते हैं कि जी किसने डिलीवरी की ज़िम्मेदारी उठाई, किसने प्रेगनेंसी की ज़िम्मेदारी उठाई, किसने क्या दिया, क्या नहीं दिया। अगर आपने कुछ छोटा-मोटा अरेंजमेंट किया, उसमें भी लोग बातें करते हैं। ये चीज़ अगर ऐसे हो जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। आप मिसाल ले लें शादी के खाने की, ठीक है? उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग नुक्स भी निकाल के चले जाते हैं। इवन अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी के घर फौतगी हो जाए, तो उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि हमें तो जी सालन ठीक से नहीं मिला था। उसमें तो जी फलानी बोटी नहीं थी, उसमें तो जी ये नहीं था। तो आप कौन-सी अवाम को खुश करना चाह रहे हैं? आप कौन-से मुआशरे को खुश करना चाह रहे हैं, जो किसी भी चीज़ में आपके साथ खुश नहीं है। वो आज आपके साथ खाने में शरीक हो रहे हैं, कल को वो बातें करके चले जाएँगे। तो ये सोच बदलने के लिए पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस ट्रस्ट ने ये वुमेन सेशंस रखे हैं, जिसमें हम लोगों को, हम औरतों को ख़ास तौर पे, और औरतें भी वो जिनको अपने राइट्स का पता है, ड्यूटीज़ का पता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, उनको अवेयरनेस दे सकें। तो हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर लीगल इंटरवेंशन। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास लॉज़ हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जिन लड़कियों की पसंद की शादी होती है या वो भाग कर शादी कर लेती हैं या वो घर वालों को मना रही होती हैं कि जी हम फलाने लड़के से शादी करना चाहते हैं, या लड़का अपने घर वालों को मना रहा होता है कि हम फलानी लड़की से शादी करना चाहते हैं। लोग, घर वाले नहीं मानते। उसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, जब वो लड़का-लड़की भाग जाते हैं, और जब वो भाग जाते हैं तो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं। गैरत के नाम पे कत्ल कर देने वाले को उस तरह से सज़ा नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे बेल का सिस्टम मौजूद है, तो जहाँ पे थोड़ा-सा भी शक आ जाए, तो वो मुल्ज़िम को फ़ायदा दे जाता है। तो जब आप अपनी लड़कियों को एक एतबार नहीं देते, एक अच्छा माहौल नहीं देते। अच्छे माहौल से मुराद ये नहीं है कि आप उन्हें खुली आज़ादी देते। उनकी लिमिट्स बनाएँ, लेकिन साथ अल्लाह ताला ने जैसे कहा है कि अगर आप किसी एक को पसंद करते हैं और उससे निकाह की ख़्वाहिश रखते हैं, तो आप उससे निकाह करें। तो निकाह को आसान बनाएँ, बजाए इसके कि आप अवाम को खुश करें, बजाए इसके कि आप अपने एरिये के बड़े से बड़े लोगों को बुलाएँ और उनको खुश करें। क्या है जी, आज तो हमने अपने बच्चे की शादी की है, ये सामान दिया, ये दिया, वो दिया, लड़के वालों ने ऐसे कहा था, लड़के वालों ने गाड़ी माँगी थी, हमने साथ मोटरसाइकिल भी दे दी है। ठीक है, वो अगर आपके पास उतने पैसे हैं, आपका बजट ऐसा है, तो आप ज़रूर दें। लेकिन उन लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें जो मिडल क्लास, जो ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। आप अगर अपने पाकिस्तानी बेस्ड ड्रामा भी देखें, तो उनमें भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि ज़्यादातर शादियाँ जहेज़ के पीछे हो रही होती हैं। ज़्यादातर शादियाँ लड़की वालों के स्टेटस के पीछे हो रही होती हैं। लड़की अच्छी है, पढ़ी-लिखी है, समझदार है, ठीक है, लेकिन साथ क्या लेकर आएगी? कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनके साथ ज़बरदस्ती भी हो रही होती है, जैसे आप ड्रामा देख लें पाकिस्तान का कोई भी उठा के, तो उसमें आप ज़बरदस्ती, अगर वो किसी को पसंद कर रही है, तो ज़बरदस्ती वो किसी के साथ शादी करा देंगे। अगर वो लड़का सिगरेट पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, किसी भी तरह का, और वो उसको मारता-पीटता भी है, तो भी लोग जो हैं वो यही कहेंगे कि इसमें भी लड़की की गलती है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड क्या था। जब आप बैकग्राउंड नहीं देखेंगे और लड़की पे तशद्दुद भी करेंगे, उससे उसके माँ-बाप से पैसे भी मँगवाएँगे कि जाओ अब तुम इतने पैसे लेकर आओ, तो उसमें ये चीज़ें आ जाएँगी कि आपके पास लॉज़ हैं,
लेकिन लड़की खामोश है। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने शादी कर दी है। उसके भाई ने शादी करके उसको यहाँ भेज दिया, अब उसको वो निभानी है, चाहे जैसे भी हो। तो लड़कियाँ पैरवी नहीं करती, आगे मुकदमात में नहीं जाती। किसके लिए? बाप की इज़्ज़त के लिए, भाइयों की इज़्ज़त के लिए। अब यहीं पर मैं एक बाप और भाइयों को भी पैगाम देना चाहूँगी कि बजाए इसके आप किसी अपनी बच्ची को ऐसे इंसान के हवाले कर दें जो उस पर तशद्दुद करता है, जो उसको मारता-पीटता है, जो हर दूसरे दिन आपके पास उसको भेज देता है कि जाओ अपने बाप से इतने पैसे लेके आओ। तो किसी ऐसे इंसान से उसकी शादी कर दें, जिसको वो खुद भी पसंद करती है और वो आगे लड़का भी उसको अच्छे अंदाज में रख सकता है। हर तरह की आज़ादी देना भी अच्छी बात नहीं है। लिमिट्स हर रिश्ते में होनी चाहिए, चाहे वो बाप-बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या वो किसी भी तरह का हमारे माशरे में जैसे इल्लीगल जो रिश्ते हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, उनकी इजाज़त तो कोई भी नहीं देगा। और लिव इन रिलेशनशिप्स भी इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि घर वाले नहीं मानते। जब घर वाले नहीं मानते, तो बच्चियाँ भी और बच्चे भी बागी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी है हमारे पास, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। अब ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी भी ऐसे अ, रिचुअल को या कस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, रिवाज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट होता है। उसमें हमारे पास क्या है, बागी हो जाना। बागी हो जाएँगे तो भी बदनाम है। ठीक है? और अगर माँ-बाप मान लेंगे, तो माँ-बाप क्या करेंगे कि ठीक है, अगर वो मनपसंद शादी पे भी मान जाते हैं, तो दोबारा उस लड़की से मिलने की कोशिश नहीं करते। तो इस चीज़ में भी उस लड़की को प्रॉब्लम होता है। बजाए इसके कि आप एक-दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, बैठकर बात करें, बैठकर एक-दूसरे के मसले सुनें। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ है और इसको ख़त्म कैसे करना है, तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। अब डॉरी की बात हम कर रहे हैं, तो डॉरी में हम हमारे पास एक पूरी लिस्ट हो जाती है। सोना इतना दिया, फलानी चीज़ इतनी दी, घर के लिए फर्नीचर दिया, कर्टन्स दिए, मतलब हर चीज़ आ जाती है। अब इसमें हम लोग ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट में कैसे जाएँगे, अगर लड़का खुद कह दे कि मुझे दहेज़ नहीं चाहिए। मैं शादी से पहले ही अपनी बीवी के लिए तमाम चीज़ें अपने घर पर ले आऊँगा। कोई ऐसी चीज़, मेरा नहीं ख़्याल कि घर में कोई भी ऐसा रूम होगा जहाँ पे बेड अवेलेबल ना हो। या अगर कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है, तो आप बाद में भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आप शादी के टाइम ही लें दूसरों को दिखाने के लिए। दिखावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में दिखावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिखावे के पीछे ज़िंदगियाँ तबाह भी हो जाती हैं, बाप कर्ज़दार भी हो जाते हैं, भाई कर्ज़दार भी हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कर्ज़ ले लिए जाते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में चुका नहीं पाते, तो वो भी मसले-मसाइल क्रिएट करते हैं। इसी में एक टर्म क्रिएट की मैंने, मैरी ए वुमन नॉट द डॉरी। एक लड़की से जब आप शादी कर रहे होते हैं, तो अपना पूरा ख़ानदान, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना लाइफ़स्टाइल छोड़कर आपके पास आती है। निकाह में, आपके निकाह में आती है, आपके घर में आती है, आपकी फैमिली के साथ आती है। तो जो बहू ज़्यादा सामान लाई होगी, उसके चर्चे होंगे। जो बहू थोड़ा सामान लाई होगी, उसके चर्चे नहीं होंगे। उल्टा उसको बातें सुनाई जाती हैं कि जी हमारी बड़ी बहू या हमारी छोटी बहू तो ये लाई थी, तुम ये नहीं लाई, या तुम्हारे माँ-बाप ने हमें ये नहीं दिया। या अब तुम जाओ और हमारे लिए इतने पैसे लेकर आओ। या हस्बैंड ही किस टाइम कह देगा कि अगर तुम्हारा भाई इतना वेल सेटल्ड है, और ख़ास तौर पे अगर वो बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान में नहीं है, फ़ॉरेन में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, तो वो लड़का डिमांड कर देगा जी उसको बोलो मुझे भी वहाँ बुलाए। अब देखें आप, मैं, हम लोग इस हकीकत से अ, एग्री करेंगे कि जिस तरह से भी लड़के बाहर जाते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, मेरा भाई हो या किसी थर्ड पर्सन का भी, तो कोई ना कोई अपनी ऐसी चीज़ ज़रूर सेल आउट करते हैं, जिसमें उन्हें पैसे मिलें और वो बाहर के लिए वीज़ा लगवाएँ।
यहाँ पर जितने भी भाई, बाप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे सेशन को जॉइन किया हुआ है, हमें सुन रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि घर की औरतें अगर इस तरह की कोई डिमांड या इस तरह की कोई सोच अपने बेटे के दिमाग में डाल रही हैं, तो उन्हें रोका जाए, बजाय इसके कि उनका साथ दिया जाए। बहुत से हम ऐसे ड्रामास भी देखते हैं जिसमें माँ अगर बच्चे के कान भर रही होती है, लड़के के कान भर रही होती है, तो बाप और भाई भी उसमें शरीक होते हैं। ठीक है, बाप को सोने की घड़ी दे दो, सोने की अंगूठी दे दो और जी हमारे तो रिवाज है कि जी लड़की सबके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर आएगी। फिर उसके अलावा कपड़ों की डिमांड भी कर दी जाती है कि हम तो जी हर एक का सूट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? यही तो हमने तोड़ना है, यही तो हमने रिवाज ख़त्म करना है। डॉरी को हमने जैसे हम हमारे पास एक टर्म है ना जहेज़-ए-लानत है। उसको सिर्फ़ किताबों में ही पढ़ा जाता है। उसको रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं किया जाता। दहेज़ एक लानत है हम कह तो देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ सामान जो होता है वो ट्रक भर के जा रहा होता है। अब उसमें हमारे पास जो टर्म यहाँ पर मौजूद है मैरी ए वुमन नो द डॉरी। तो इसमें हमारे पास चीज़ें आ जाएँगी कि ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशन इंटू बर्डन। हमारे पास जो ट्रेडिशंस हैं अब वो बर्डन में ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। आप बच्ची के साथ चीज़ें ज़रूर दें। डॉरी में जैसे अगर डिमांडिंग है, तो आप उतनी डॉरी एक्सेप्ट करें जितना आपका बजट है, बजाए इसके कि आप कर्ज़ लें, बजाए इसके कि भाई इधर-उधर भाग-दौड़ करें और पैसे अरेंज करें और कोशिश करें कि जी हमारी बहन की शादी है, तो हम उसे हर तरह की चीज़ देकर भेजें ताकि उसको कल को बातें ना सुननी पड़ें। तो ऐसे लड़के के साथ शादी करने का मकसद ही क्या है कि जब आपको ये डर है कि आपकी बहन वहाँ सेफ ही नहीं है। जब आपको पता है कि वो लोग लालच के तौर पे कर रहे हैं, तो अगर आपको अपनी बहन बोझ लगती है, तो फिर तो आप उसकी शादी कर देंगे। अगर आपको वो बोझ नहीं लगेगी, तो डेफ़िनेटली आप अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए स्टैंड लेंगे कि हमारी बेटी हम पे इतनी भारी नहीं है। हम लोग इसको अभी अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ये हमारे घर का हिस्सा है, आप लोगों के हाथ का खिलौना नहीं है, ठीक है? तो जब आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे, तो बर्डन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उन लड़के वालों को भी शर्म आ जाएगी, बजाए वो आपसे मज़ीद डिमांड्स करेंगे। उनको इस चीज़ का एटलीस्ट एहसास होगा कि हाँ, हमारे सामने जो फैमिली खड़ी है, हमारे सामने जो भाई खड़े हैं, जो बाप खड़ा है, वो शऊर रखते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि जहेज़ एक लानत। बच्ची को खुशी से भी अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, तो वो भी लिमिट में रहकर दें। जब आप लिमिट से एक्सटेंड करते हैं, तो वो फिर दूसरों को भी शायद दे देता है कि हाँ, जब इन्होंने हमने बाइक माँगी थी, तो हमें गाड़ी दे दी है। हमने गाड़ी माँगी थी तो उन्होंने घर भी दे दिया है। अब वो बाप जो अफ़ोर्ड कर सकता है, जो मतलब बिल्कुल ही एक वेल सेटल्ड फैमिली से है, एक एलीट क्लास से है, वो अफ़ोर्ड कर सकता है और जो मिडल क्लास लड़कियाँ हैं या मिडल क्लास बाप हैं या भाई हैं, वो नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे। तो उनके लिए एलीट क्लास एक मसला क्रिएट करती है कि फलाने ने इतना दिया था तो हमें भी देना चाहिए था। वो दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते? अब ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि मैरी ए वुमन नॉट द डॉरी। सामान यहीं रह जाएगा, लेकिन वो लड़की जो अपनी खुशियाँ मार देती है, वो लड़की जो अपने एहसासात को दबा देती है, वो उसके लिए ज़िंदगी में सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ रह जाता है। वो आपकी बहन है, वो आपकी भाभी है, वो आपकी बेटी है, चाहे जो भी आपका उसके साथ रिश्ता है। औरत से रिलेटेड आपका कोई भी रिश्ता है, आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। अब अगर आप भाभी लेकर आते हैं, बहू लेकर आते हैं, तो उसमें भी आपको वो चीज़ समझनी चाहिए कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आ रही है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं? ताने? हम उसको क्या देंगे? इज़्ज़त? ये 2 चीज़ें आपने डिसाइड करनी है कि आप ताना देंगे या इज़्ज़त देंगे, ठीक है?
अब वो ताना या इज़्ज़त, ये 2 चीज़ें आपके माँ-बाप ने आपके दिमाग में क्रिएट की होंगी। इसके अलावा अगर माँ-बाप भी कोई ऐसी बात कह रहे हैं, जैसे हमारे पास एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि वो ससुर ने उसको बहू को बहुत बुरी तरह से पीटा था, मारा था, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और वो ज़मीन पर बैठ के माफ़िया भी माँग रही थी। तो उससे हमारे माशरे में क्या असर जा रहा है? आप लोग देखकर तो कह दें कि जी ये कितना ज़ालिम है, लेकिन जो आपके घर में हो रहा है, आप उस ज़ुल्म को ख़त्म नहीं करते। क्यों? आप उस माशरे का हिस्सा हैं, आप वहाँ पर रह रहे हैं, अगर आपकी बहन-बेटी को कोई मारेगा तो ऑब्वियसली आप उसके लिए स्टैंड लेंगे। या अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ही बिलो द बेल्ट हैं, तो फिर आप अपनी बहन और बेटी के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें कि जब आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो वो क्या चाहता है? अगर आपको लगता है कि वो लालच में आकर डिमांड्स कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी के लिए उस लड़की को आप एक जहन्नम में धकेल दें, आप उसके लिए स्टैंड लें। अपनी बहन के लिए स्टैंड लें, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लें। और अगर आप अपनी बहन और बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो अपनी बहू के लिए भी स्टैंड लें। ठीक है? तो मैरी ए वुमन, नॉट द डॉरी, द वैल्यू ऑफ द ब्राइड, द ट्रू वैल्यू ऑफ द ब्राइड। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि लड़की जब एक रिश्ते में, जैसे हम देखते हैं हमारे एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले निकाह कर लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हैं, हमारे सोशल सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं जो पहले निकाह कर लेते हैं। 3 माह 6 माह निकाह का टाइम रहता है, या ज्यादा से ज्यादा साल रहता होगा। तो उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में बातें भी करते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें लड़का बाद में लड़की को छोड़ देता है। अब हमारे नज़दीक अगर हम अपने इस्लाम के मुताबिक देखें, तो निकाह एक प्रॉपर शादी है। आप 2 रस्में करें, निकाह करें और रुखसती करें, बाकी किसी रस्म में ना पड़ें। लेकिन निकाह में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत से केसेज़ ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि लड़के वाले निकाह करके चले जाते हैं, चीज़ें लेके चले जाते हैं, पैसे ले लेते हैं और लड़की को घर नहीं लेके जाते, रुखसती नहीं करवाते। क्या है जी, अभी हमारे घर काम हो रहा है, क्या है जी, अभी हम ज़रा बिज़ी हैं, क्या है जी, हम 3 महीने बाद शादी करेंगे, 6 महीने बाद शादी करेंगे। और सबसे ज़्यादा यहाँ ये चीज़ देखने को आ रही है आजकल, जो कि लड़के जो फ़ॉरेन में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान की लड़की मिल जाए, पाकिस्तान की लड़की के साथ 3-4 महीने शादी गुज़ारते हैं, उसके बाद वहाँ उसको छोड़कर चले जाते हैं। माँ-बाप के लिए और भाइयों के लिए सबसे तकलीफ़देह ये मामला होता है कि जब आपने बच्चे की शादी कर दी है और वो अपने घर नहीं जा रहे। वहाँ पर बाप और भाई जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, तुम समझ लो, ऐसे हो जाएगा। तुम समझ जाओ, आगे जाके तुम अपने हस्बैंड को समझा लेना, आगे जाके तुम अपने खामन को समझा लेना। जब ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम लोग लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ सिखाना शुरू कर देते हैं, कि कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा घर ही वही है, अब तो वो जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। और जो लड़कियाँ निकाह में रहते हुए अपने हस्बैंड से लिमिट्स क्रॉस कर रही होती हैं, उनके लिए भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। रुखसती के बाद जब आपके पास एक पूरा रिश्ता मौजूद होता है, तो उसमें लड़कियाँ कोशिश ये करती हैं कि हम पहले दिन ही ख़ावंद को दबा लें, या ख़ावंद हमारे साथ जो है ना बिल्कुल ही अ, एक वेल ट्रीटमेंट हमें मिलना शुरू हो जाए, हमें लाइक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, आप रियलिटी में को देखें और फ़िक्शन की जो दुनिया है ना, फ़ैंटेसी जो है, उससे बाहर निकलें। ये चीज़ें उतनी भी ईज़ी नहीं होती। एक एक अपने लिविंग सेटअप को, एक लाइफ़स्टाइल को छोड़कर आप किसी दूसरे इंसान के लाइफ़स्टाइल में जाने की कोशिश करते हैं, या उसके साथ आपको एक शादी के बंधन में बाँध दिया जाता है, तो आपने वहाँ जाकर उसको निभाना है, बजाय इसके कि आप अपने हस्बैंड को काबू करने के तरीके ढूँढें। इसी तरह डॉलरिंग के सिस्टम में हम देखें,
तो लड़के वाले हमेशा लड़की वालों पे भारी होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसी बात कर देते हैं कि लड़की वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जी सास को खुश रखा जाए, फूफो-सास को खुश रखा जाए। सबसे ज़्यादा तो फूफो-सास के मसले होते हैं। उसके बाद ससुर के मसले होते हैं। फिर जी मामू-ससुर जो हैं, उनके मसले स्टार्ट हो जाते हैं। आपने शादी करनी है एक खानदान से, दूसरे खानदान को खामख़ा खुश करना है। तो ये एक गलत तरीका है, आई थिंक इसको हमें ब्रेक करना चाहिए। तो मैरी ए वुमन नॉट द डॉरी। आपने जो भी सिस्टम आपके रिवाज चल जाते हैं शादी के दौरान या शादी के बाद, आप एट लीस्ट उनको ख़त्म करें। कोशिश ये करें कि लड़की वालों पर इतना बोझ ना डालें और लड़की वालों को भी चाहिए कि लड़के वालों से डिमांड्स कम करें। जब दोनों तरफ से डिमांड्स नहीं होंगी, तो मेरे ख़्याल से एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, बजाए इसके कि आप एक-दूसरे से लालच करें। देखिए, पैसा तो ज़रूरी है। कोई भी अगर ये कहे कि जी पैसा ज़रूरी नहीं है या एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, प्यार की ज़रूरत है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप प्यार भी करते हैं, तभी आप अपनी बीवी की ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, वरना आपने देखे होंगे कितने सारे केसेज़ हैं कि जिसमें हस्बैंड अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। प्यार पे तो सिर्फ़ ज़िंदगी नहीं गुज़रेगी, पैसा भी तो चाहिए, लेकिन पैसा भी उतना चाहिए कि आप किसी दूसरे पे बोझ ना बनें। तो ये डॉरी सिस्टम जो है हमारा एट लीस्ट इसको कम करें। कम करने की बजाय आई थिंक इसको ख़त्म होना चाहिए। जो जहेज़ एक लानत है, जैसे हम लोग कहते हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है और उसके बाद हमारे यहाँ पर किस तरह की रिश्वतखोरी चल रही है, उसी तरह जहेज़ भी एक लानत है। तो इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट में हमारे पास है वुमेन्स राइट। अब सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास वुमेन्स राइट में प्रोमोटिंग इक्वालिटी एंड लव। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी प्रोमोटिंग इक्वालिटी एंड लव। देखिए, लड़कियों के लिए अगर आप उन्हें इंडिपेंडेंट कर देते हैं, अगर वो कोई अच्छा काम कर रही हैं, अगर वो कोई अच्छी जॉब कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें कोई बुराई है। तो जब आप उन्हें इक्वालिटी देंगे, लव देंगे, अपने साथ उन्हें अटैच करेंगे जैसे बाप और भाई हैं, बहुत से बाप और भाई सपोर्टिव भी होते हैं, बहुत से बाप और भाई बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट एक लाइफ़स्टाइल रखते हैं कि बहनें भाइयों से कोई मज़ाक नहीं कर सकती, कोई बात नहीं कर सकती। अगर आप एक फ्रेंडली माहौल रखेंगे घर में, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उस लड़की को कोई प्रॉब्लम होगी, अपनी बात आपके सामने रखने में, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास एजुकेशन है और एजुकेशन के हवाले से हमारे पास एक कहावत भी आती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तो अपने घर में बेटे को पढ़ाने की बजाय बेटी को तालीम दो। बेटी को तालीम दोगे तो वो आगे 4 लोगों को पढ़ाएगी, बेटे को तालीम दोगे तो वो सिर्फ़ एक जॉब करेगा। वो कोशिश ये नहीं करेगा कि अगले को कुछ सिखाया जाए। लेकिन क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं और अगर मैं अपनी बात भी करूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे बाप और भाइयों ने मुझे इतनी तालीम दी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठकर वुमेन राइट्स पर बात कर रही हूँ। तो कोशिश यही करें कि आप अगर कुछ दे सकते हैं, तो अपनी बेटी को एक आला तालीम दें और आला तालीम के साथ-साथ उसको शऊर भी दें। बहुत से हमने लोग ऐसे भी देखे होते हैं जिनके पास आला तालीम तो होती है लेकिन शऊर नहीं होता। तो वो ही हम बात कर रहे हैं डॉरी के हवाले से, जहेज़ के हवाले से, ठीक है? ये शऊर तो है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे? और जो लोग कहेंगे वही तो हम मानेंगे। तो इसीलिए हम जहेज़ को लानत नहीं बल्कि अपने लिए एक अज़ियत बना लेते हैं कि उन्होंने नहीं माँगा तो हम तो देंगे, उन्होंने माँगा है तो हम डबल देंगे, उन्होंने माँगा है तो हम अपने बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ सिखाएँगे। कॉम्प्रोमाइज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा नहीं होता कि अगर आपका बाप और भाई कर्ज़दार हो जाए और आप कॉम्प्रोमाइज़ करके एक जहन्नम सी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो उसी रिश्ते में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप ऐसी लाइफ़ डिज़र्व करते हैं।
और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी बाप और भाई चाहेगा कि उसकी बहन या बेटी एक टॉक्सिक रिलेशन में रहे जिसमें हर वक़्त उसको अज़ियत का सामना। तीसरी चीज़ है हमारे पास एंडिंग वॉयलेंस। अब हम वॉयलेंस को कैसे एंड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो डॉरी के हवाले से है, मारपीट स्टार्ट हो जाती है, जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ, जाओ अपने भाई से पैसे लेकर आओ। क्यों? आपके बाप और भाई ने आपको इतनी तमीज़ नहीं सिखाई कि आपने अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना। आपकी माँ ने आपकी तरबियत ऐसी नहीं की कि वो आपको ये सिखाए कि बेटा मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तुम मुझ पे हाथ उठाओगे तो मुझे तकलीफ़ होगी, इस तरह तुम्हारी बीवी पे जब तुम हाथ उठाओगे, तशद्दुद करोगे या उसको अज़ियत दोगे तो उसे भी तकलीफ़ होगी। हम ये सोच क्यों नहीं पैदा करते? हम ये सोच ये हम लोग जब भी अपने माशरे में इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें सास ही क्यों भारी नज़र आती है। बहुत सी जगहों पर सास मज़लूम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जी बहुएँ ही बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सी जगहों पे सास भी मज़लूम होती है। तो उसमें हमारे पास जो सबसे मेन एलिमेंट आता है कि आपकी ज़हनियत कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपके पास अवेयरनेस है या नहीं है। तो इसमें हम जब ये चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को उस वे में लेकर जाएँ जो आप लोगों के लिए ईज़ी हो। एक-दूसरे के लिए अगर आप अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे एक-दूसरे के लिए, इज़्ज़त बना कर रखेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको मार-पीट की ज़रूरत हो। आपकी बीवी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने उसके हकूक़ पूरे करने हैं। बहुत से हमने इस हवाले से अ, मौलाना हज़रात के, उलमा हज़रात के वीडियोज़ भी देखे हैं कि वो आजकल जो जैसे वीडियो आती है जिसमें कहा जाता है जी, सास-ससुर का काम करना बहू पे वाजिब नहीं है या फ़र्ज़ नहीं है या उसकी बिल्कुल ही वो ना पूछे उनको बेशक। आप कैसी मैं मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि जब आप अपने माँ-बाप को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, तो आप अपने हस्बैंड के माँ-बाप को तकलीफ़ में कैसे देख सकते हैं? माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं, चाहे वो मेरे हों या किसी और के हों, तो वो तकलीफ़ में नहीं देखा जाता। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हम लोग कह लेते हैं कि जी बहू पर फ़र्ज़ नहीं है या बहू पर वाजिब नहीं है या उसकी कोशिश यही होती है कि जी मैं जाते-साथ अलग घर ले लूँ। अलग घर लेना अच्छी बात है, लेकिन तब जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। इसलिए नहीं कि आपने अपनी एक परफेक्ट लाइफ़ गुज़ारने के लिए उस अलग घर की डिमांड की है, बाप बाप को और अपने शौहर को तंग किया आपने कि जी ठीक है, मुझे ये अलग घर चाहिए तो ही मैं रहूँगी, तो ये सारा सिस्टम चलेगा। तो इसमें ये चीज़ें एंड होनी चाहिए, वायलेंस खत्म होना चाहिए दोनों तरफ से। देखिए ताली दोनों तरफ से बजती है, दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ़ एक ऐसा थप्पड़ होता है जो एक हाथ से बजता है, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप लोग वायलेंस को ख़त्म करें, अपनी ज़हनियत को ठीक करें, अपनी डिमांड्स को ख़त्म करें, ताकि दूसरों पर बोझ भी ना बने। नेक्स्ट पे है हमारे पास एम्पावरिंग वुमेन थ्रू नॉलेज। जब आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म होगा, जैसे हम आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपकी आगे आने वाली लाइफ़ में ईज़ी है, जिसमें आपको सहूलत भी है, जो आप सीख भी सकते हैं और अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट भी कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए उनके दिमाग में पॉज़िटिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं, बजाए आप बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करें। सम टाइम ऐसा होता है कि राइट्स इक्वालिटी के बेस पे हम लोग दूसरों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं कि जी ये मेरा राइट था तो मैंने तो ये यूज़ करना है। अब सामने वाला उस राइट को एक्सेप्ट करता है नहीं करता वो हमें नहीं पता। लेकिन हमने तो अपना राइट यूज़ करना है। हमने तो इक्वालिटी लेनी है। इक्वालिटी लें, राइट्स लें, लेकिन साथ-साथ ड्यूटीज़ भी निभाएँ। आपके जो फ़राइज़ हैं उनको भी निभाएँ। हम जो आपको सेशंस दे रहे हैं उसमें हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि
आपके पास हर तरह का लॉ मौजूद है, आपके पास हर तरह का प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। आप अदालत से भी राब्ता कर सकते हैं, आप कानून से भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन जो बीच में आप लोग सुलह-सफ़ाई करके इस तरह केसेस ख़त्म कर लेते हैं या इज़्ज़त के पीछे केसेस ख़त्म कर लेते हैं, तो वो एक जो है ना वीक पॉइंट है आपके लिए भी और दूसरी लड़कियों के लिए भी। क्योंकि जब एक को सज़ा नहीं मिलेगी, तो कोई भी दूसरा नहीं समझेगा। जब एक को सज़ा मिलेगी, भी बाकी भी समझेंगे कि हाँ, अगर हम किसी पे बर्डन डाल रहे हैं, किसी को हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्स एंड रिसोर्सेज़। यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स ऐड किए थे मैंने जिसमें हमारे पास है मार्च 2016 की एक स्टोरी जो पाकिस्तान द न्यूज़ इंटरनेशनल ने पब्लिश की थी। तो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से हर साल साउथ एशिया पाकिस्तान में 2000 के करीब अमवात होती हैं। सिर्फ़ इस दौरी के पीछे, सिर्फ़ इस रख-रखाव के पीछे, इस दिखावे के पीछे कि लोग क्या कहेंगे और लोगों को कैसे खुश करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखते हुए हम लोगों को कोशिश होती है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें खत्म हो। Islam categorically discourages the practice of demanding or expecting dowry from a bride's family. ये ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं। तो यहीं पर एक कोटेशन है जो डॉक्टर किबला अयाज की है, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो कहते हैं इस्लाम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स शोइंग ऑफ वेल्थ, extravagant spending on weddings and other ceremonies, and burdening the bride's family with demands of material goods. इसी तरह हमारे पास एक और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन वुमेन डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव आयशा मुख्तार, उनकी भी एक कोटेशन मैंने यहाँ ऐड की है जिसमें इन ए सोसाइटी वेयर डॉटर्स आर जनरली कंसिडर्ड ए बर्डन इंस्टेड ऑफ एन एसेट। तो ये देख लीजिए कि किस तरह से हम लड़कियों को बर्डन के लिए बर्डन के तौर पर लेते हैं, उनको एसेट के तौर पे नहीं लेते और किस तरह से दूसरे आपकी बहन और बेटियों को ज़लील ख़वार करते हैं। तो अपनी बहन और बेटियों के लिए स्टेप्स लें। कोलैबोरेटिव अफेक्ट्स एफर्ट्स फॉर चेंज, यहाँ पर जब तक हम एक मुआशरा बनकर किसी ज़ुल्म को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक वो ज़ुल्म ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप स्टेप्स पीछे लेते रहेंगे, स्टेप बैक करते रहेंगे, आगे किसी मुकदमे में नहीं जाएँगे तो अ, ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी। तब तक आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी ये सब ज़ुल्म बर्दाश्त करती रहेगी, चाहे वो डाउरी से रिलेटेड हो, चाहे वो अ, मज़ीद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कोशिश करें कि अपने घर में मौजूद औरतों की पॉजिटिव काउंसलिंग करें और उनको आप लोग अवेयर करें कि ये सेशंस देखें, लोग क्या बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, लॉयर्स क्या बता रहे हैं, आप किस तरह से अपने घर को और अपने माहौल को खुशगवार रख सकते हैं। अ, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अगर डाउरी से रिलेटेड कोई भी ऐसा वाक़या आपके माइंड में है जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं ताकि बाकी लड़कियाँ, लड़के, माँ-बाप सुनें तो उन्हें अवेयरनेस मिले या कोई शऊर मिले या कोई ऐसी बात मिले कि जो वो अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर तरीके से गुज़ार सकें और इस ज़ुल्म को ख़त्म कर सकें, जो वो खुद के साथ भी करते हैं और दूसरों के साथ भी करते हैं। तो आपका इससे रिलेटेड कोई वाक़या आप शेयर करना चाह रहे हो तो काइंडली शेयर करिएगा। या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं या आप अगर कोई किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकते हैं। हमने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर चेंज में जो चीज़ें ऐड की हैं उसमें हमने रिलीजियस लीडर्स को, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स को और पॉलिसी मेकर्स को हाईलाइट किया है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे माशरे को बदल सकते हैं। यही वो लोग हैं जो अवेयरनेस क्रिएट करने में हमें मदद दे सकते हैं। ठीक है? तो
जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं और जितने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, आप टिकटॉकर्स हैं, आप किसी अच्छे ओहदे पे हैं, जैसे भी हमने दो ओहदे डिस्कस किए यूएन से रिलेटेड, तो उसमें आप अगर किसी ऐसे डेजिग्नेशन पर बैठे हैं, ऐसी सीट पर बैठे हैं, तो काइंडली ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि डॉरी एक जैसे बिल्कुल ही हम दूसरों पे बर्डन डालकर खुद को आज़ाद छोड़ देते हैं ना, उसमें ये चीज़ आ जाती है जिससे कहना तो होता है दहेज एक लानत है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं समझते, हम उसको क्यों नहीं क्वेश्चन मार्क करते कि क्यों? जब जब मौजूद है, लॉ में मौजूद है कि दहेज एक लानत है, तो फिर हम क्यों उसको दे रहे हैं? तो जब आप क्वेश्चन्स उठाएँगे, आपस में बात करेंगे तो बात बनेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ शेयर करिए, अदरवाइज़ हम अपना सेशन एंड करते हैं। अगर कोई शेयर करना चाह रहा है, कोई स्टोरी, कोई वाकया तो प्लीज़ शेयर करिए, तो फिर हम इसको एंड करें। ओके जी, आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है या कोई इस तरह की बात शेयर नहीं करना चाह रहा। थैंक यू फॉर बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लीगल अवेयरनेस सेशन। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी, एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झेलम से। थैंक यू सो मच। जी